आप फिक्र मत कीजिए, अब आप मुझे हॉस्पिटल छोड़ दीजिए, अनवी के पास। स्नेहा बोली तो अभिमन्यु मुस्कुरा दिया। स्नेहा ने ड्राइवर को स्कूटी को उसके पते पर छोड़ने के लिए कह दिया और खुद अभिमन्यु के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गई। अभिमन्यु हॉस्पिटल के बाहर ही रुक जाता है। स्नेहा अंदर जाती है और उसके पास में बैठ जाती है। अनवी सो रही थी और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल रहे थे। उसे अपने अतीत की कुछ बातें याद आ रही थीं। फ्लैशबैक। क्या हुआ? आप सब ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? घर के अंदर आते हुए अनन्या बोली। ये गुल खिलाने गई थी तू मुंबई? अनन्या की माँ कविता राठौर ने खींच कर एक चांटा उसके गाल पर जड़ दिया। क्या हुआ मम? हम तो मुंबई डील के लिए गए थे और वो डील हमें मिल भी गई है। अनन्या के पीछे पीछे अंदर आती हुई सारा कविता जी से बोली। डील? कविता जी बोली। हाँ माँ, हम तो डील के लिए ही गए थे। अनन्या धीमी आवाज में बोली। तो ये सब क्या है? कविता जी ने फ़ोन अनन्या के हाथ में थमा दिया। अनन्या ने फ़ोन ऑन किया तो उसमें वो वीडियो चल पड़ी जिसमें वो किसी लड़के के साथ थी। वीडियो को देखकर सारा मनी मन मुस्कुरा दी। उसने वीडियो एडिट किया था। वीडियो में अंधेरे की वजह से अभिमन्यु और अनवी का चेहरा धुंधला दिखाई पड़ रहा था, लेकिन सारा ने उसे एडिट करके अनन्या का चेहरा साफ कर दिया था। वीडियो देखकर अनन्या की आंखों से आंसू छलक पड़े। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। अनन्या की माँ कविता राठौर बोली और पास ही लगे सोफे पर अपना सिर पकड़कर बैठ गईं। माँ, मेरा यकीन कीजिए, मैं नहीं जानती कि मैं इस होटल रूम में कैसे पहुंची। अनन्या अपनी माँ से बोली। कहा था मैंने कि लड़कियों को अकेले मुंबई मत जाने दो, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी और कराओ बेटी से बिजनेस। कविता जी अपने हस्बैंड अभिराज राठौर से बोली। पापा, आप तो यकीन कीजिए मेरा, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मुझे नहीं पता ये वीडियो कैसे। अनन्या रोते हुए अपने पापा से बोली। तूने मेरे विश्वास को तोड़ दिया। आज पहली बार मुझे लग रहा है कि काश मैंने कविता जी की बात मानी होती। वो हमेशा मुझसे कहती रहती कि अनन्या को बिजनेस से दूर रखो, लेकिन मैं नहीं माना। तू मेरा मान थी और तूने उसी मान को एक पल में टुकड़ों में बिखेर दिया। विक्रम जी अनन्या से बोले और वहां से चले गए। सारा, सारा तू तो मेरे साथ थी ना? तू तो सब जानती है ना? तू बता ना माँ और पापा को कि मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। किसी ने मुझे बदनाम करने के लिए ये सब किया और फिर ये वीडियो बनाया। अनन्या सारा के दोनों हाथों को पकड़कर उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोली, लेकिन सारा ने अपने दोनों हाथों को पीछे खींच लिया। ओह कम ऑन दी, आपको याद है उस डील मिलने के बाद आपने कहा था पार्टी करने को? फिर हम दोनों बार में गए थे और आपने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था। मैंने आपको रोका भी था कि दी इतना ड्रिंक मत करो, लेकिन आपने मेरी एक नहीं मानी। आप ड्रिंक पर ड्रिंक करती रहीं और फिर आप उस लड़के के साथ होटल रूम में चली गईं। सुबह जब आप मेरे पास आईं तो आपके चेहरे पर कोई गिला नहीं था ये सब करने का। मैंने आपको एहसास भी दिलाया कि आपने गलत किया, लेकिन आपने कहा कि हाँ किसे पता चलेगा। मुंबई में आकर भी अगर ज़िंदगी को एंजॉय नहीं किया तो क्या किया? सारा बोली तो अनन्या हैरानी से उसे देखने लगी। सारा, तुम क्यों झूठ बोल रही हो? तुम अच्छे से जानती हो कि मैं ड्रिंक नहीं करती और उस दिन भी मैंने वहाँ कोल्ड ड्रिंक ही पी थी। किसी ने मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया था। तुम अच्छे से जानती हो कि पिछले 4 दिन कितने डिप्रेशन में बिताए हैं मैंने। अनन्या सारा पर गुस्सा करते हुए बोली। बस करो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी छोटी बहन को झूठ बोलने के लिए कह रही हो और कितना नीचे गिरोगी। सी, मेरी परवरिश इतनी घटिया हो गई, मैंने कभी नहीं सोचा था। कविता जी अनन्या से बोली। अनन्या कुछ कहती इससे पहले ही एक बैग उसके कदमों के पास आकर गिरा। अनन्या ने नजर उठाकर देखा तो सामने विक्रम जी खड़े थे। उन्होंने ही यह बैग उठाकर उसकी तरफ फेंका था। यह बैग उठा और अभी कभी इस घर से निकल जा। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। विक्रम जी बोले। पापा। अनन्या आंखें बड़ी करके विक्रम जी को देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर आ गए। माँ, आप समझाइए ना पापा को। मैं अकेली इस वक्त कहाँ जाऊंगी? बाहर अंधेरा होने को आया। अनन्या कविता जी से बोली। तब तुझे इस बात का ख्याल नहीं आया जब उस लड़के के साथ? मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है। तेरी छोटी बहन भी तो थी तेरे साथ। उसने हमारे संस्कारों का मान रखा और तूने क्या किया? एक पल में हमारे संस्कार और हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। कविता जी बोली। पापा प्लीज मेरी बात पर यकीन करो।
एक बार तो मेरी बात सुन लो। अनन्या रोते हुए बोली। मत बोल मुझे पापा। तुम जैसी औलाद से अच्छा होता कि हम बिना औलाद के ही होते। आज से हमारी एक ही बेटी है, सारा राठौर। तू आज से हमारे लिए मर गई। जा यहाँ से। दोबारा हमें कभी अपनी शकल मत दिखाना। विक्रम जी बोले और उन्होंने अनन्या का हाथ पकड़कर उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। विक्रम जी ने अनन्या को इतनी जोर से बाहर की ओर धकेला कि वो सीधे जमीन पर जा गिरी। पापा, अनन्या बोली और एकदम से उठकर बैठ गई। उसका चेहरा पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? अनन्या के पास ही बैठी स्नेहा बोली। अनन्या ने स्नेहा को देखा तो वो अपने आसपास देखने लगी। क्या हुआ? कोई डरावना सपना देखा क्या? स्नेहा बोली। मेरी जिंदगी की हकीकत भी किसी डरावने सपने से कम नहीं है, अनन्या बोली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अनन्या को रोते देख स्नेहा ने उसे अपने गले से लगा लिया। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी और ना समझने की कोशिश की। एक पल में मेरी बहन ने मुझे सबसे दूर कर दिया। अनन्या रोते हुए बोली। तो तुमने अब आगे क्या सोचा है? अपने परिवार के पास वापस जाओगी? स्नेहा ने अनन्या से पूछा। परिवार? कौन सा परिवार? वो परिवार जिसने मेरी बात सुने बिना ही अपना फैसला सुना दिया। वो परिवार जिसने एक बार भी मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका तक नहीं दिया। जिनका विश्वास मुझ पर इतना कमजोर था कि एक हवा के तेज झोंके से टूट गया। मैं उस परिवार के पास कभी वापस नहीं जाऊंगी, अनन्या बोली। हाँ, स्नेहा ने इतना ही कहा। मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कब मिलेगा? अनन्या ने स्नेहा से पूछा। डॉक्टर कह रहे थे कि कल सुबह तक तुम्हें डिस्चार्ज दे देंगे, स्नेहा बोली। क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगी? अनन्या ने पूछा। नहीं, स्नेहा बोली तो अनन्या हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। यह भी कोई पूछने की बात है? बोलो, क्या हेल्प चाहिए? स्नेहा आगे बोली। मुझे कोई जॉब मिल सकती है यहाँ मुंबई में? अनन्या बोली। हाय मेरी जान, यही तो मैं चाहती थी कि कब तुम मुझसे यह सवाल पूछे। स्नेहा अपने मन में बोली और मुस्कुरा दी। बोलो भी, अनन्या ने स्नेहा से कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं कल ही ढूंढ दूंगी जॉब, स्नेहा अनन्या से बोली तो अनन्या मुस्कुरा दी। इधर बाट के बाहर खड़ा मनु अनन्या को ही निहार रहा था। कुछ देर तक वो वहीं खड़ा उसे देखता रहा, फिर उसके बाद वो वहां से चला गया। क्या हुआ? उधर क्या देख रही हो? स्नेहा ने अनन्या को बाट की डोर की तरफ देखते हुए देखा तो बोली। मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ कोई था। सुबह भी था कोई वहाँ पर जो मुझे देख रहा था, और अभी वहाँ कोई था, अनन्या बोली तो स्नेहा हल्का सा मुस्कुरा दी, क्योंकि वो जानती थी कि वहाँ कौन था। अरे कौन होगा? चल अब तू रेस्ट कर, मैं सुबह आती हूँ, स्नेहा बोली। फिर उसने अपने बैग में से एक फ़ोन निकाला और अनन्या की तरफ बढ़ा दिया। ये फ़ोन अपने पास रखना, इसमें मैंने अपना नंबर फीड कर दिया है, अगर ज़रूरत हुई तो कॉल करना, स्नेहा अनन्या से बोली। थैंक्स। अनन्या स्नेहा की तरफ देखने लगी और उसकी आंखें नम हो गईं। स्नेहा ने अनन्या को गुड नाइट बोला और वहां से आ गई। चलें? स्नेहा बाहर से बाहर आई तो अब मनु ने उसे कहा। हाँ चलिए। काम हो गया, स्नेहा मन्नू से बोली तो अब मन्नू मुस्कुरा दिया। डॉक्टर से बात करने के बाद अब मन्नू स्नेहा के साथ हॉस्पिटल से निकल गया। अब मन्नू ने स्नेहा को उसके हॉस्टल ड्रॉप किया और फिर वो अपने घर के लिए निकल गया। रात काफ़ी हो चुकी थी। अब मन्नू घर पहुंचा तो वैशाली जी लिविंग एरिया में बैठी हुई उसी का इंतजार कर रही थी। इंतजार करते करते चेयर पर बैठे बैठे ही उनकी आंख लग गई थी। अब मन्नू की नज़र उन पर गई तो वो उनके पास आ गया। माँ, आप सोई नहीं अभी तक? अब मन्नू वैशाली जी से बोला। अब मन्नू की आवाज़ सुनकर वैशाली जी ने अपनी आंख खोली। आ गया तू? तेरा ही इंतजार कर रही थी, वैशाली जी बोली। अब मन्नू नीचे जमीन पर बैठ गया और उसने वैशाली जी की गोद में अपना सिर रख लिया। क्या हुआ? अब मन्नू के बालों में अपना हाथ घुमाते हुए वैशाली जी बोली। थैंक्स माँ, अब मन्नू बोला। थैंक्स किस लिए? वैशाली जी बोली। मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए, वरना अनबी को पाने की मैं तो सारी उम्मीद ही खो बैठा था, अब मन्नू बोला। अब तो इतना बड़ा हो गया है कि अपनी माँ को थैंक्स बोलेगा, वैशाली जी ने अब मन्नू के कान पकड़कर खींच दिए। हाँ माँ, अब मन्नू चिल्लाया। चल अब फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ, वैशाली जी बोली तो अब मन्नू ने हाँ में सिर हिला दिया। इधर नमन घर के अंदर आया ही था कि उसकी नज़र मुस्कुराते हुए अब मन्नू पर गई।
जो वैशाली जी के पास बैठा हुआ था। अभिमन्यु को मुस्कुराते देखकर नमन के चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई। वो जल्दी से उसके पास आ गया। भाई, आप ठीक हो? नमन ने अभिमन्यु से कहा और उसके गले से लग गया। आपको ऐसे देखकर मैं सच में बहुत खुश हूँ। कितना डरा दिया था आपने हमें। आप ऐसे ही अच्छे लगते हो, मुस्कुराते हुए। गुस्सा करते हुए नमन बोला तो अभिमन्यु मुस्कुरा दिया। तू भी आ गया? जल्दी से फ्रेश होकर आ जा, तेरे लिए भी खाना लगा देती हूँ। वैशाली जी ने नमन को देखा तो बोली, हाँ माँ, बस अभी आया। नमन बोला और फिर दोनों फ्रेश होने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। कुछ देर बाद दोनों नीचे डाइनिंग एरिया में आ गए। वैशाली जी ने दोनों को गरम गरम खाना परोस दिया। वैशाली जी ने एक बाइट अभिमन्यु के मुंह में डाल दी और एक नमन के मुंह में। वाह माँ, माँ के हाथ के खाने का मजा ही कुछ और है। भाई, आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहा करो। आपके कारण मुझे भी माँ के हाथ का खाना मिल जाता है, वरना ये तो हमारी तरफ देखती तक नहीं। नमन बोला। बताऊं मैं तुझे? वैशाली जी अपनी सीट से उठ खड़ी हुई और उन्होंने अपने दुपट्टे को अपनी कमर के चारों ओर लपेट लिया। अरे नहीं नहीं माँ, बस इतना प्यार काफ़ी है। नमन बोला तो वैशाली जी हंस पड़ी। अब चुपचाप अपना खाना खा, वरना खाने में तुझे कुछ और ही मिलेगा। वैशाली जी बोली। नहीं माँ, खाना काफ़ी है मेरे लिए। नमन बोला और चुपचाप अपना खाना खाने लगा। अगली सुबह सुबह होते ही अभिमन्यु स्नेहा के साथ हॉस्पिटल पहुंच गया। उसने अनन्या के डिस्चार्ज के सारे पेपर्स रेडी करवा लिए। स्नेहा ने अभिमन्यु से डिस्चार्ज पेपर लिए और अनन्या के पास आ गई। गुड मॉर्निंग, स्नेहा वार्ड के अंदर आते ही बोली। वेरी गुड मॉर्निंग, अनन्या बोली और फिर अपने बेड से उठकर बैठ गई। मैं यहाँ पड़े पड़े बोर हो गई हूँ। अब मुझे यहाँ और नहीं रहना। मुझे यहाँ से ले चलो, अनन्या स्नेहा से बोली। उसका इंतजाम तो मैंने पहले ही कर लिया है। स्नेहा अनन्या को उसके डिस्चार्ज पेपर दिखाते हुए बोली। उन पेपर्स को देखते ही अनन्या मुस्कुरा दी। अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू छलक आए। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? स्नेहा ने अनन्या की आंखों में आंसू देखे तो उससे पूछा। कितनी अजीब बात है ना। जब मुझे मेरे परिवार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब उन सब ने मुझे एक पल में पराया कर दिया, और तुम पराई होकर भी अपनों से बढ़कर निकली। मुझे संभाला और मेरा इलाज कराया। 2 साल तक हॉस्पिटल का सारा खर्चा उठाया। अनन्या रोते हुए बोली। मैं तुम्हें अपनी बहन मानती हूँ, और तुमने ये क्या अपना पराया लगा रखा है? स्नेहा मुंह बनाते हुए बोली। और रही हॉस्पिटल के खर्चे की बात, तो तुम्हारा सारा खर्चा अभिमन्यु राजपूत ने उठाया है, मैंने नहीं। स्नेहा बोली। अभिमन्यु का नाम सुनकर अनन्या सोच में पड़ गई। अभिमन्यु? अनन्या ने स्नेहा से पूछा। हाँ, अभिमन्यु राजपूत इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। वही तो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आए थे, स्नेहा बोली। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम और तुम्हारी आंटी ले आए थे मुझे हॉस्पिटल, अनन्या सोचते हुए बोली। हाँ, मेरा मतलब है कि अभिमन्यु राजपूत ने हमारी मदद की थी तुम्हें हॉस्पिटल लाने में, और जब उन्हें पता चला कि तुम ठीक हो, तो अब वो तुमसे मिलना चाहते हैं, स्नेहा बोली। हाँ, अनन्या ने इतना ही कहा। तभी बाट का डोर नॉक हुआ। स्नेहा और अनन्या दोनों उस ओर देखने लगी। लो, आ गए मिस्टर राजपूत, स्नेहा बोली। हेलो मिस्टर राजपूत, आइए ना, स्नेहा बाट के डोर के पास जाकर बोली। क्या बात है जीजू, आज तो एक्स्ट्रा स्मार्ट लग रहे हो। पहली ही नज़र में बीवी को इम्प्रेस करने का इरादा है क्या? स्नेहा धीरे से बोली तो अभिमन्यु उसे देखने लगा। अगर साली साहिबा की इजाज़त हो तो अंदर आ जाऊं? अभिमन्यु बोला। अरे, आप यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आइए ना, स्नेहा बोली तो अभिमन्यु अंदर आ गया। हाय, अभिमन्यु अनन्या के पास आकर बोला। अनन्या ने अभिमन्यु को देखा तो वो उसकी आंखों में ही खो गई। एक अजीब सी कशिश थी उसकी आंखों में। अनन्या उसकी आंखों में डूबती ही चली गई। अभिमन्यु भी बड़े प्यार से उसे निहारने लगा। उन दोनों को एक दूसरे में खोया देखकर स्नेहा मन ही मन मुस्कुरा दी। हाँ हाँ, अनन्या, ये मिस्टर राजपूत हैं, इसने अपना गला साफ करते हुए बोली तो अनन्या ने अपनी नज़रें अभिमन्यु पर से हटा ली और अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। हेलो मिस्टर राजपूत, अनन्या अभिमन्यु से हाथ मिलाते हुए बोली। कैसी हैं आप? अभिमन्यु ने अनन्या से पूछा। मैं ठीक हूँ, थैंक्स टू यू। अगर आप नहीं होते तो शायद आज मैं जिंदा ही नहीं होती, अनन्या बोली तो अभिमन्यु ने अपना हाथ उसके होठों पर रख दिया। अनन्या हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। आई एम सॉरी,
अब मन्नू का ध्यान अपने हाथ पर गया तो वो अनन्या से बोला और फिर उसने अपना हाथ अनन्या के मुंह पर से हटा लिया। ऐसी बातें नहीं करते मिस अनन्या, अब मन्नू बोला तो अनन्या उसकी ओर देखने लगी। वैसे मैं बहुत खुश हूँ कि आप अब बिल्कुल ठीक हैं और अपने घर जा रही हैं। अब मन्नू बोला तो अनन्या की आंखें नम हो गईं। घर? मेरा कोई घर नहीं है मिस्टर राजपूत, अनन्या भारी मन से बोली। तो अब मन्नू स्नेहा की तरफ देखने लगा। क्यों नहीं है तुम्हारा घर? मेरा घर भी तो तुम्हारा घर ही है, स्नेहा बोली। तो अनन्या उसकी ओर देखने लगी। दोबारा ऐसी बातें मत करना, स्नेहा अनन्या को डांटते हुए बोली। तो अनन्या स्नेहा की ओर देखकर मुस्कुरा दी। आपकी फ्रेंड ने बताया था कि आपको जॉब की ज़रूरत है, तो अगर आप चाहें तो मेरे पास आपके लिए एक जॉब है, अब मन्नू बोला। सच में? कैसा जॉब? अनन्या के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। हाँ सच में, अगर आपको एतराज़ ना हो तो मेरी एक नई फैक्ट्री लॉन्च होने जा रही है और उसके लिए मुझे एक सीईओ की ज़रूरत है, चीफ ऑपरेशन ऑफिसर, अब मन्नू बोला। तो अनन्या आंखें बड़ी करके उसकी ओर देखने लगी। लेकिन आप मुझे इतनी बड़ी पोस्ट किस बेसिस पर दे रहे हैं? आप तो मुझे ढंग से जानते भी नहीं हैं, अनन्या मन्नू से बोली। तो मन्नू और स्नेहा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वो आपने स्नेहा को बताया था ना कि आप दिल्ली में अपने पापा के फैशन हाउस को संभालती थी और किसी डील के लिए मुंबई आई थी। तो अगर आप एक बिजनेस वूमन हैं तो मैं जानता हूँ कि आप मेरी कंपनी को बहुत आगे ले जाएंगी, अब मन्नू बोला। आई एम सॉरी मिस्टर राजपूत, मैं ये जॉब नहीं ले सकती, अनन्या सोचते हुए बोली। तो अब मन्नू हैरानी से उसे देखने लगा। लेकिन क्यों? अब मन्नू और स्नेहा दोनों एक साथ बोले। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप मुझ पर तरस करके ये जॉब मुझे दें। पहले ही आपके बहुत एहसान है मुझ पर, अनन्या बोली। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको ये जॉब आप पर तरस करके दे रहा हूँ तो आप कल इंटरव्यू के लिए आ सकती हैं। मैं जानता हूँ कि आप इंटरव्यू को बड़ी आसानी से पार कर लेंगी और फिर आपको कपड़े की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो आपकी ज्वाइनिंग से मेरी कंपनी को डबल फ़ायदा होगा, अब मन्नू बोला। तो अनन्या फिर से उसे हैरानी से देखने लगी। आपको कैसे पता कि मुझे कपड़े के बारे में पता है? अनन्या हैरानी से अब मन्नू को देखते हुए बोली। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, अगर तुम फैशन से जुड़ी हुई थी तो तुम्हें कपड़े की नॉलेज तो होगी ही ना, स्नेहा बोली। हाँ ठीक है मिस्टर राजपूत, मैं इंटरव्यू के लिए आ जाऊंगी, स्नेहा ने इतना ही कहा। अनन्या की बात सुनकर अब मन्नू मुस्कुरा दिया। तो चलें, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ, अब मन्नू बोला। तो अनन्या ने हामी से हिला दिया। अनन्या ने अपने बेड से पैर नीचे रखा तो एक पैर में प्लास्टर होने के कारण उसके कदम लड़खड़ा गए। अनन्या गिरती उससे पहले ही अब मन्नू ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। अब मन्नू बड़े प्यार से उसे निहारने लगा। अनन्या की आंखों में देखते हुए अब मन्नू अपने मन में बोला, कंट्रोल। अब मन्नू के कंधे पर अपना कंधा मारकर स्नेहा उसके कान के पास आते हुए धीरे से उससे बोली। तो अब मन्नू ने अपनी नज़रें अनन्या के चेहरे पर से हटा ली। तुम ठीक तो हो ना? अब मन्नू ने अनन्या को ठीक से खड़ा किया और उससे पूछा। हाँ, अनन्या बोली और आगे बढ़ने लगी। तो अब मन्नू ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। अनन्या ने भी अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। एक साइड से स्नेहा ने अनन्या को अपने कंधे का सहारा दे दिया। वो लोग हॉस्पिटल से बाहर आए तो अब मन्नू की गाड़ी वहीं खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। ड्राइवर ने उन सबको आते हुए देखा तो गाड़ी का पीछे वाला डोर खोल दिया। अब मन्नू और स्नेहा ने अनन्या को गाड़ी में बिठा दिया। अभिमन्यु खुद ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गया और स्नेहा अनन्या के साथ पीछे वाली सीट पर बैठ गई। कुछ देर बाद गाड़ी एवेन्यू अपार्टमेंट के पार्किंग एरिया में आकर रुकी। अब मन्नू और स्नेहा ने सहारा देकर अनन्या को गाड़ी में से बाहर निकाला और फिर फ्लैट की ओर बढ़ गए। अब मन्नू और स्नेहा ने अनन्या को बेड पर लेटा दिया। बाय, अब मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, अब मन्नू बोला और फिर रूम से बाहर आ गया। स्नेहा भी उसके पीछे पीछे रूम से बाहर आ गई। मैंने सारी सेटिंग करवा दी है, अपना सारा सामान मैंने अपने घर शिफ्ट कर दिया है, फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो संभाल लेना, अब मन्नू स्नेहा से बोला। डोंट वरी जीजू, स्नेहा बोली। तो अब मन्नू मुस्कुरा दिया और वहाँ से जाने लगा कि अचानक रुककर पीछे स्नेहा की ओर मुड़ गया। थैंक्स, मुझे मेरे प्यार तक पहुँचाने में मेरी हेल्प करने के लिए, अब मन्नू बोला। इसमें थैंक्स वाली कोई बात नहीं है जीजू, मैं तो बस इतना चाहती हूँ
कि आपको आपका प्यार मिल जाए और मेरी दोस्त अनवी को उसका सच्चा जीवन साथी, और फिर इसमें मेरा ही फ़ायदा है। कहते हैं ना कि दो दिलों को मिलाना पुण्य का काम होता है। स्नेहा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ तो तुम्हें अपना पुण्य वाला प्रॉफिट चाहिए? अभिमन्यु बोला, बिल्कुल। स्नेहा मुस्कुराते हुए बोली, अनवी की देखभाल के लिए मैंने एक नर्स को अपॉइंट कर दिया है। अभिमन्यु बोला, जीजू उसकी क्या ज़रूरत है, मैं हूं ना। स्नेहा बोली, हाँ जब तुम ऑफिस जाओगी तो वो नर्स अनवी का ख्याल रख लेगी। अभिमन्यु बोला, मेरी जॉब ही नहीं है तो ऑफिस क्या करने जाऊंगी मैं। स्नेहा बोली, जॉब नहीं है मतलब तुमने नौकरी छोड़ दी? अभिमन्यु हैरान होते हुए बोला, छोड़ी नहीं है, निकाल दिया है आपके भाई ने मुझे। स्नेहा बोली तो अभिमन्यु हैरानी से उसे देखने लगा। क्या? अभिमन्यु हैरानी से स्नेहा को देखते हुए बोला, हाँ उस खड़ूस चिरकुट एरोगेंट बदतमीज से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है। अगर कहीं वो मुझे मिल जाए ना तो उसकी तो। स्नेहा नमन को कोसते हुए गुस्से में बोली, बस बस, भाई है वो मेरा। अभिमन्यु स्नेहा को रोकते हुए बोला, ओह सॉरी, आपका भाई है वो, इसलिए तो बचा हुआ है, वरना। स्नेहा अपनी आंखें मटकाते हुए बोली तो अभिमन्यु हल्का सा मुस्कुरा दिया। अब तुम्हारा हो गया हो तो बताओ कि उसने तुम्हें जॉब से क्यों निकाला? अभिमन्यु ने पूछा। उसने मेरे सामने दो ऑप्शन रखे थे। स्नेहा बोली, कैसे ऑप्शन? अभिमन्यु सवालिया नजरों से स्नेहा को देखते हुए बोला, यही कि या तो मैं अपनी जॉब को चुनूं या अपनी दोस्त अनवी को। तो मैंने अनवी को चुन लिया। स्नेहा बोली तो अभिमन्यु उसकी ओर हैरानी से देखने लगा। लेकिन उसने ऐसे ऑप्शन तुम्हारे सामने रखे ही क्यों? अभिमन्यु ने स्नेहा से पूछा। क्योंकि उसे लगता है कि अनवी की वजह से आप तकलीफ में हैं। उस मंद बुद्धि को इतना भी समझ नहीं आता कि किस्मत पर किसी का बस नहीं चलता। अनवी ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। उसे लगता है कि अनवी जानबूझकर आपको भूल गई है। स्नेहा बोली, मैं नमन से बात करूंगा, उसे समझाऊंगा। अभिमन्यु बोला, रहने दो जीजू, उस ढक्कन को समझाने का कोई फायदा नहीं है। स्नेहा बोली तो अभिमन्यु उसकी तरफ देखने लगा। ओके ओके, कुछ नहीं बोल रही आपके भाई को। स्नेहा बोली, तुम टाइम से ऑफिस पहुंचो, आज तुम रिज्वाइन करोगी। अभिमन्यु बोला, नहीं जीजू, मुझे उसके साथ दोबारा काम नहीं करना। स्नेहा बोली, नर्स के आने के बाद सीधे ऑफिस पहुंच जाना, वो 1 घंटे में यहाँ पहुंच जाएगी। इसके बाद मुझे एक और शब्द नहीं सुनना है। अभिमन्यु कोल्ड वॉइस में बोला तो स्नेहा ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में सिर हिला दिया। अभिमन्यु ने स्नेहा को बाय बोला और वहां से चला गया। आर्ट टेक्सटाइल। गाड़ी में बैठते ही अभिमन्यु ड्राइवर से बोला, जी सर। ड्राइवर बोला। उसने गाड़ी को आर्ट टेक्सटाइल की तरफ मोड़ लिया। अनन्या राठौर, पर मैं तुम्हें अनवी ही बुलाऊंगा, मेरी अनवी। अनवी अभिमन्यु राजपूत। अभिमन्यु खुद से बोला और मुस्कुरा दिया। फिर उसने सीट के साथ अपनी बैग को लगा लिया और आंखें बंद करके अनवी के बारे में सोचने लगा। अनवी, आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाकर ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अभिमन्यु आंखें बंद किए ही बोला। कुछ समय बाद उसकी गाड़ी आर्ट टेक्सटाइल के सामने आकर रुकी। अभिमन्यु अपनी गाड़ी से उतरा और ऑफिस की तरफ बढ़ गया। वो अभी आगे बढ़ा ही था कि उसकी नज़र रिसेप्शन पर गई। कुछ सोचते हुए अभिमन्यु ने अपने कदम रिसेप्शन की ओर मोड़ लिए। गुड मॉर्निंग सर। रिसेप्शनिस्ट ने अभिमन्यु को अपनी ओर आते हुए देखा तो बोली, वेरी गुड मॉर्निंग मिस पायल। अभिमन्यु बोला तो पायल उसे बड़े प्यार से निहारने लगी। मिस पायल, मुझे मेरे ऑफिस में आकर मिलिए। अभिमन्यु बोला और वहां से आ गया। पायल बड़ी हैरानी से अभिमन्यु को जाते हुए देखने लगी। यह बॉस ने तुझे ऑफिस में क्यों बुलाया है? पायल के साथ ही खड़ी उसकी दोस्त उससे बोली, क्यों, तुझे जलन हो रही है क्या? क्या पता उनका दिल मुझ पर आ गया हो और मुझे आई लव यू बोलने के लिए अपने ऑफिस में बुलाया हो। पायल बोली तो दूसरी रिसेप्शनिस्ट उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। काश उन्होंने मुझे बुलाया होता, पायल की दोस्त अपने मन में बोली। अच्छा चल, अभी मैं चलती हूँ, मुझे मिस्टर राजपूत को ज़्यादा वेट नहीं करवाना। पायल बोली और जल्दी से अभिमन्यु की केबिन की ओर बढ़ गई। कुछ देर बाद वो अभिमन्यु के केबिन से बाहर आ गई। उसका मुंह बना हुआ था। उसकी दोस्त की नज़र पायल पर गई तो वो उसकी ओर देखने लगी। क्या हुआ, ऐसे मुंह क्यों लटकाया हुआ है? अभिमन्यु राजपूत ने तुझे क्यों बुलाया था अपने केबिन में? उसने तुझे प्रपोज किया या नहीं? कहीं किस विस तो नहीं कर लिया? जल्दी बता। पायल की दोस्त ने उससे पूछा। हाय, काश, पायल बोली। तो फिर? पायल की दोस्त ने उससे पूछा।
3-4 दिन पहले की रिकॉर्डिंग मांगी है। और क्या? पायल मुंह बनाते हुए बोली। क्यों? उसकी दोस्त ने पूछा। अब मुझे क्या पता क्यों? पायल चिढ़ते हुए बोली और फिर रिकॉर्डिंग की कुछ कापीज लेकर वापस अब मन्नू के केबिन की ओर चल दी। सर ये लीजिए। पायल ने रिकॉर्डिंग की कॉपीज को अब मन्नू की ओर बढ़ा दिया। आप जा सकती हैं। अब मन्नू बोला तो पायल मुंह बनाते हुए वहां से बाहर आ गई। अब मन्नू ने एक एक करके उन रिकॉर्डिंग की कॉपीज को चेक करना शुरू किया। इनमें तो ऐसा कुछ नहीं है जिससे मुझे यह पता चल सके कि उस दिन वो रिकॉर्डिंग ऑफिस के बाहर कैसे गई। कुछ देर तक रिकॉर्डिंग चेक करने के बाद अभिमन्यु खुद से बोला। अचानक से अभिमन्यु को सोचने लगा और फिर एक बार से सारी रिकॉर्डिंग को चेक करने लगा। इसमें उस दिन वाली रिकॉर्डिंग तो है ही नहीं जिस दिन अनमी ने टिफिन के लिए रिसेप्शनिस्ट से झगड़ा किया था। अभिमन्यु बोला। अब एक बार फिर से पायल अभिमन्यु के केबिन में खड़ी थी। इनमें से एक रिकॉर्डिंग की फाइल गायब है। अभिमन्यु पायल से बोला। ओह माय गॉड, इस अभिमन्यु राजपूत के चक्कर में तो मैं भूल ही गई कि इनमें से एक कापी कम है। पायल खुद से बोली। नहीं सर, मैंने आपको सारी रिकॉर्डिंग्स की फाइल दे दी। पायल खुद को रिलैक्स करते हुए बोली। मैंने कहा ना कि इसमें से एक रिकॉर्डिंग गायब है और तुम अच्छे से जानती हो कि मैं किस रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ। अभिमन्यु बड़े आराम से बोला। नहीं सर। पायल अभी इतना ही बोली थी कि अभिमन्यु तेज आवाज में बोला। रिकॉर्डिंग कहाँ है? किसे दी तुमने वो रिकॉर्डिंग? अभिमन्यु की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। अगर तुमने वो रिकॉर्डिंग किसी को नहीं दी तो वो रिकॉर्डिंग ऑफिस से बाहर कैसे गई? मीडिया तक कैसे पहुंची वो? अभिमन्यु गुस्से से बोला। अभिमन्यु का गुस्सा देखकर पायल घबरा गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। घबराहट उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी, मानो उसकी कोई चोरी पकड़ गई हो। वो मैं पायल के मुंह से कुछ शब्द निकल ही नहीं रहे थे। जल्दी बोलो, अभिमन्यु फिर से चिल्लाया तो पायल कांप गई। किसी को नहीं, पायल डरते हुए बोली। तुमने वो रिकॉर्डिंग जतिन खुराना को दी है? अभिमन्यु बोला। नहीं सर, मैंने वो रिकॉर्डिंग जतिन खुराना को नहीं दी। पायल बोली। तुमने दी है? अभिमन्यु गुस्से में बोला। नहीं सर, मैंने नहीं दी। पायल बोली। तुमने वो रिकॉर्डिंग जतिन खुराना को दी है? अभिमन्यु बोला। मैंने वो रिकॉर्डिंग जतिन को नहीं दी। पायल बोली। तो किसे दी? अभिमन्यु बोला। अभिमन्यु सिंघानिया को। पायल बोली तो अभिमन्यु के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। पायल ने अभिमन्यु को मुस्कुराते हुए देखा तो उसे ख्याल आया कि उसने क्या बोल दिया। अभिमन्यु ने जानबूझकर पायल को अपनी बातों में उलझाया था कि सच उसकी जुबान पर आ सके। ओह सिट। पायल अपनी आंखों को कसकर बंद करते हुए बोली। सच कैसे उगलवाया जाता है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। इस खेल में तुम अभी अनाड़ी हो मिस पायल। अब आगे बोलो। अभिमन्यु पायल को उसकी बांह से कसकर पकड़ते हुए बोला। वो जिस दिन अनबी टिफिन लेकर झगड़ा कर रही थी उस दिन शाम को अभिमन्यु सिंघानिया आया था मेरे पास। उसने मुझसे फुटेज मांगी। पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन फिर उसने मुझे ढेर सारे पैसे दिए और साथ ही आश्वासन दिया कि इस सब में मेरा नाम नहीं आएगा। पायल घबराई सी बोली। कुछ पैसों के लिए तुमने अपना ईमान बेच दिया, कंपनी की रिकॉर्डिंग को बाहर लीक कर दिया। काम तो तुमने अच्छा किया, लेकिन इनमें से कुछ फुटेज डिलीट करना भूल गई तुम। अभिमन्यु बोला और उसने अपना लैपटॉप पायल की ओर घुमा दिया। पायल ने वो फुटेज देखी तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उस फुटेज में अभिमन्यु सिंघानिया पायल को एक बैग दे रहा था और उसके बदले पायल ने उसे एक छोटा सा बैग दिया। आई एम सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। पायल बोली। माफ़ी? अभिमन्यु राजपूत के साथ धोखा करने वाले को कभी माफ़ी नहीं मिलती। कल से तुम्हें जॉब पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभिमन्यु बोला। सर प्लीज़ मुझे जॉब से मत निकालिए। मेरे बाबा के इलाज के लिए मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए मैं अभिमन्यु सिंघानिया की बातों में आ गई। पायल रोते हुए बोली। पैसों की ज़रूरत थी मुझसे कहती, मैं करवा देता तुम्हारे बाबा का इलाज। लेकिन नहीं, तुमने आसान रास्ता चुना, फिर चाहे तुम्हें कंपनी के साथ धोखा ही करना पड़ा। अभिमन्यु बोला। सर दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, और अगर मैंने ऐसी कोई भी गलती की तो आप जो चाहे मुझे सज़ा दे सकते हैं। पायल बोली। तुम्हें लगता है कि तुम दोबारा गलती करो, मैं इसकी वेट करूंगा? अभिमन्यु बोला। उसने अपने गार्ड को पायल के पास छोड़ा और खुद वर्किंग एरिया की तरफ बढ़ गया। आज बहुत समय बाद अभिमन्यु को वर्किंग एरिया में देखकर सब बहुत हैरान थे। अभिमन्यु अभिमन्यु सिंघानिया के केबिन की ओर बढ़ गया। अभिमन्यु सिंघानिया अपने टेबल पर बैठा हुआ
अपना काम कर रहा था। मन्नू ने उसको उसके कॉलर से पकड़कर उठाया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। सर, ये क्या कर रहे हैं आप? अभिमन्यु सिंघानिया बोला। अभिमन्यु ने एक और थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया। हाउ डियर यू! तुमने ही वो वीडियो अनबी को भेजा था ना कि मैं अभिमन्यु राजपूत हूँ, अभिमन्यु सिंघानिया नहीं? अभिमन्यु अपने दांत पीसते हुए बोला। हाँ, मैंने ही वो वीडियो अनबी को भेजा था, अभिमन्यु सिंघानिया बोला। क्यों? मैंने तुम्हें तुम्हारा मुंह बंद रखने के लिए सब कुछ दिया, प्रमोशन, गाड़ी, डबल सैलरी, फिर तुमने यह सब क्यों किया? अभिमन्यु बोला। पहले मैं नहीं जानता था कि प्रमोशन, गाड़ी और डबल सैलरी ये सब अचानक कैसे हो गया, लेकिन उस दिन जब मैंने अनबी को देखा तो बहुत सोचने के बाद मुझे सब समझ आ गया कि उस दिन तुमने मुझसे शादी वेबसाइट की आईडी क्यों ली थी, और फिर अचानक मेरी प्रमोशन हो गई, गाड़ी आ गई और सैलरी भी डबल हो गई। अनबी की शादी मुझसे होने वाली थी, लेकिन तुम मेरा नाम लेकर उससे मिले, उससे शादी भी कर ली। अगर उस दिन तुम मेरी जगह उससे ना मिले होते तो आज अनबी मेरी होती। अनबी पर सिर्फ मेरा हक है, इसलिए मैंने तुम्हारी सच्चाई उसको बता दी। अभिमन्यु सिंघानिया दांत पीसते हुए बोला। अनबी सिर्फ मेरी है, समझा तू? अभिमन्यु गुस्से से बोला और उसने एक घूंसा अभिमन्यु सिंघानिया के मुंह पर जड़ दिया। अभिमन्यु का वार इतना जोरदार था कि सिंघानिया दूर जाकर गिरा। अभिमन्यु का गुस्सा देखकर सारा स्टाफ डर गया। उसकी आंखों में तो मानो खून उतर आया था। अभिमन्यु ने सिंघानिया का कॉलर पकड़कर उसे ऊपर उठाया और उस पर लातों और मुक्कों से वार करने लगा। जानता हूँ मैं कि मैंने तेरे नाम का सहारा लिया, लेकिन अनबी के लिए मेरा प्यार झूठा नहीं था और ना ही कभी होगा। अनबी से झूठ मैंने बोला था और उसको सच बताना भी मेरा ही हक था। तुझे बीच में नहीं आना चाहिए था, अभिमन्यु सिंघानिया से बोला। सिंघानिया पलटकर अभिमन्यु पर वार करने लगा, लेकिन अभिमन्यु ने उसके सीने पर लात से प्रहार किया, जिससे सिंघानिया अपने केबिन के बाहर आ गिरा। अभिमन्यु भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गया। उन दोनों को ऐसे लड़ते देख सारा स्टाफ उठ खड़ा हुआ। अभिमन्यु ने सिंघानिया को पकड़ा और उसकी धुनाई करने लगा। अभिमन्यु सिंघानिया पर बार कर रहा था। सिंघानिया की हालत बुरी होने लगी थी। उसका पूरा चेहरा खून से लिपट चुका था। सर, प्लीज छोड़िए इसे। अभिमन्यु के बॉडीगार्ड उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभिमन्यु कहाँ किसी की मानने वाला था। उसके सिर पर तो खून सवार था। भाई, भाई छोड़िए उसे, मर जाएगा वो। नमन अभिमन्यु को सिंघानिया से दूर हटाते हुए बोला। अभिमन्यु के सेक्रेटरी ने ही नमन को कॉल करके ऑफिस बुलाया था, क्योंकि नमन ही था जो अभिमन्यु को शांत कर सकता था। दूर ले जाओ इसे मेरी नज़रों से। पूरी मुंबई में ये इंसान मुझे नजर नहीं आना चाहिए, अभिमन्यु बोला। वो अभी भी गुस्से से भरा हुआ था। नमन ने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया तो वो सिंघानिया को ऑफिस से बाहर ले गए। नमन अभिमन्यु को लेकर उसके केबिन में आ गया। सारा स्टाफ हैरानी से एक दूसरे को देख रहा था। वहाँ क्या हुआ ये तो सबने देखा, लेकिन क्यों हुआ ये शायद कोई नहीं जानता था। आपस में कुछ देर तक फुसफुसाने के बाद सब अपने अपने काम में लग गए। भाई, क्या हो गया आपको? क्यों इतनी बुरी तरह से मारा आपने अभिमन्यु सिंघानिया को? नमन बोला। क्योंकि इसने ही सारे वीडियोस अनबी को भेजे थे और इसी ने इंटरनेट पर वीडियो वायरल करवाया था, अभिमन्यु गुस्से से बोला और उसने अपना हाथ टेबल पर दे मारा। उसकी बात सुनकर नमन हैरान हो गया। लेकिन भाई, अब इन सब बातों का क्या फायदा जब वो लड़की आपको पहचानती ही नहीं? नमन बोला। जानता हूँ कि वो मुझे नहीं पहचानती, लेकिन एक दिन वो मेरे प्यार को जरूर पहचानेगी, अभिमन्यु बोला। और अगर वो आपको फिर भी भूल गई तो? नमन बोला। तो अभिमन्यु उसकी तरफ हैरानी से देखने लगा। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर अनबी के लिए मेरी मोहब्बत सच्ची है तो वो मेरी होगी और एक ना एक दिन मेरे प्यार को जरूर समझेगी, अभिमन्यु बोला। भाई, ये प्यार मोहब्बत सब फिल्मी बातें हैं, किस्से कहानियों में ही अच्छी लगती हैं, नमन बोला। जब तुझे किसी से सच्चा प्यार होगा तब तुझे पता चलेगा, तब तू मेरे हालात समझ पाएगा, अभिमन्यु बोला। मुझे नहीं पड़ना इन सब चक्करों में, नमन बोला। क्या तुझे अब तक ऐसी कोई भी मिली जिसे देखकर तेरा दिल धड़कता हो, हर पल उसके साथ रहने का मन करता हो, उसकी हर बात अच्छी लगती हो? अभिमन्यु बोला। तो नमन उसकी ओर देखने लगा। अभिमन्यु की बातें सुनकर उसकी आंखों के आगे बस एक चेहरा घूम रहा था और वो था स्नेहा का चेहरा। स्नेहा के बारे में सोचकर नमन मन ही मन मुस्कुरा दिया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर गुस्सा उमड़ आया।
जो किसी की फीलिंग्स और उसके मन का दर्द ना समझे वो कभी अच्छा जीवन साथी नहीं बन सकता। नमन बिना किसी भाव के बोला और अभिमन्यु के केबिन से चला आया। नमन के जाने के बाद अभिमन्यु अपनी चेयर पर बैठ गया और अपना काम करने लगा। उसकी नज़र अपनी घड़ी पर पड़ी तो उसे अनबी का ख्याल आया। उसने अपना फ़ोन उठाया और स्नेहा का नंबर डायल कर दिया। अनबी कैसी है? स्नेहा के फ़ोन उठाते ही अभिमन्यु ने उसे पूछा। अनबी बिल्कुल ठीक है, अभी सो रही है वो, स्नेहा बोली। ठीक है, तुम ऑफिस पहुंच रही हो ना? अभिमन्यु ने पूछा। जीजू, कैसे आऊं मैं ऑफिस? 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन आपकी नर्स तो अभी तक नहीं आई, स्नेहा बोली। आने वाली ही होगी, अभिमन्यु बोला। तभी स्नेहा को डोरबेल सुनाई दी। लगता है आ गई, स्नेहा बोली। हाँ ठीक है, उसे सब समझाकर तुम ऑफिस पहुंच जाना, अभिमन्यु बोला। ओके बाय, स्नेहा बोली और उसने फ़ोन काट दिया। फ़ोन कट करने के बाद स्नेहा ने डोर खोला तो सामने वैशाली जी खड़ी थी। बनारसी साड़ी में लिपटी हुई वैशाली जी बहुत ही प्यारी लग रही थी। इतनी देर कहाँ लगा दी और इतना सच धज कर आने की क्या ज़रूरत थी? एक पेशेंट को ही तो ट्रीट करना है। नर्स की ड्रेस में आती तो ज़्यादा अच्छा लगता। वैशाली जी को देखते ही स्नेहा बोली। मैं वैशाली राजपूत। वैशाली जी बोली। हाँ, आप कोई भी राजपूत। बोलते बोलते स्नेहा एकदम से रुक गई। आप वैशाली राजपूत? स्नेहा आंखें बड़ी करके उन्हें देखते हुए बोली। हाँ वैशाली राजपूत, अभिमन्यु राजपूत की माँ। वैशाली जी बोली तो स्नेहा आंखें फाड़े उन्हें देखने लगी। आंटी, आई एम रियली सॉरी, वो नर्स भी आने वाली थी तो, स्नेहा बोली। तो तुमने मुझे नर्स समझ लिया? वैशाली जी बोली और मुस्कुरा दी। जी आंटी, आप आइए ना, स्नेहा बोली तो वैशाली जी उसके साथ अंदर आ गईं। तुम स्नेहा हो? वैशाली जी ने पूछा। जी आंटी, स्नेहा बोली। थैंक्स बेटा। वैशाली जी स्नेहा का चेहरा अपनी हथेली में भरते हुए बोली। थैंक्स किस लिए आंटी जी? स्नेहा ने पूछा। मेरे बेटे को उसकी मंजिल तक पहुंचाने में उसकी हेल्प करने के लिए, वैशाली जी बोली। आंटी, इसमें थैंक्स वाली कौन सी बात है? मैंने तो बस दो दिलों को करीब लाने का एक छोटा सा प्रयास किया है, स्नेहा बोली तो वैशाली जी मुस्कुरा दी। अनबी कहाँ है? वैशाली जी ने पूछा। जी वो अंदर रूम में है, आइए, स्नेहा बोली और वैशाली जी को लेकर अनबी के रूम की तरफ बढ़ गई। वैशाली जी अंदर आई तो अनबी सो रही थी। स्नेहा अनबी को जगाने लगी तो वैशाली जी ने उसे रोक दिया। अरे नहीं बेटा, अनबी को सोने दो, उसके लिए रेस्ट बहुत ज़रूरी है। मैं फिर कभी आ जाऊंगी, वैशाली जी बोली। फिर उन्होंने बड़े प्यार से अनबी के सिर पर अपना हाथ फेरा और वहां से बाहर आ गई। अनबी का ख्याल रखना, वैशाली जी स्नेहा से बोली और अपने घर के लिए निकल गई। स्नेहा अभी डोर बंद करके अंदर ही आई थी कि डोर बेल फिर से बज उठी। स्नेहा ने डोर खोला तो इस बार सामने सच में नर्स खड़ी थी। थैंक गॉड कि आप आ गईं, कब से आपका इंतज़ार कर रही थी, स्नेहा बोली। सॉरी मैडम, ट्रैफिक में फंस गई थी, नर्स बोली। हाँ इट्स ओके, आओ मैं तुम्हें अनबी की रिपोर्ट्स दिखा देती हूँ, स्नेहा बोली और उसे लेकर अंदर आ गई। स्नेहा ने अनबी की सारी रिपोर्ट्स उसे हैंड ओवर कर दी। अनबी की आंख खुली तो उसने स्नेहा को आवाज़ लगाई। उठ गई तुम? इनसे मिलो, ये तुम्हारी नर्स और फिजियोथेरेपिस्ट हैं। स्नेहा ने अनबी को नर्स से इंट्रोड्यूस करवाया। तभी स्नेहा का फ़ोन बज उठा। स्नेहा ने देखा तो अभिमन्यु का कॉल था। स्नेहा ने अनबी और नर्स को एक्सक्यूज मी बोला और रूम से बाहर लिविंग एरिया में आ गई। नर्स आ गई है जीजू, स्नेहा बोली। जानता हूँ, तुम अब जल्दी से ऑफिस के लिए निकलो, अभिमन्यु बोला। जीजू वो क्या है ना, अभी अभी तो नर्स आई है और फिर अभी तो मैंने ठीक से उसे कुछ समझाया भी नहीं, सुबह सुबह का रखते हैं ना। स्नेहा अभिमन्यु को टालते हुए बोली। स्नेहा का बिल्कुल मन नहीं था ऑफिस जाने का। वो ऑफिस जाने को तैयार हुई थी तो बस अभिमन्यु के कहने पर। अब मैं जीजू को कैसे समझाऊं कि उस चिरकुट की शक्ल भी नहीं देखनी मुझे, स्नेहा चिढ़ते हुए खुद से बोली। अब जीजू के लिए उस घमंडी और मंदबुद्धि को भी झेलना पड़ेगा मुझे। चलो आज की बला तो टली, कल की कल देखी जाएगी, स्नेहा मुंह बनाते हुए बोली और फिर अनबी के पास रूम में आ गई। रात का समय, अनबी के सोने के बाद स्नेहा भी सो गई। अभी स्नेहा की आंख लगी ही थी कि उसका फ़ोन बज उठा। स्नेहा ने देखा तो अभिमन्यु का फ़ोन था। जीजू का फ़ोन इस वक्त, स्नेहा फ़ोन की तरफ देखते हुए बोली। हेलो, फ़ोन उठाते ही स्नेहा बोली। स्नेहा, अनबी के पास जो जग पड़ा है उसमें पानी नहीं है,
प्लीज तुम जग में पानी भर दो। अभिमन्यु बोला, ओके। स्नेहा नींद में ही बोली और अनवी के रूम की तरफ बढ़ गई। उसने देखा तो जग सच में खाली था। स्नेहा ने जग उठाया और उसको हैरानी से देखने लगी। जग को देखने के बाद वो इधर उधर देखने लगी। फिर कुछ देर तक सोचने के बाद उसने अपने कंधे को उचकाया और किचन की तरफ चल पड़ी। स्नेहा ने जग को पानी से भरा और वापिस अनवी के पास वाले साइड टेबल पर रख दिया। उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि अपने घर बैठे अभिमन्यु को कैसे पता चला कि जग खाली है। स्नेहा वापस आकर बेड पर लेट गई और अभी उसने आंख बंद की ही थी कि उसका फ़ोन फिर से बज उठा। स्नेहा ने देखा तो अभिमन्यु का फ़ोन था। अब क्या हुआ जीजू? स्नेहा बोली। अनवी के ऊपर से ब्लैंकेट हट गया है, वो ठंड से सिकुड़ रही है, उसे ब्लैंकेट से कवर कर दो और उस नर्स को बोलो कि अपनी ड्यूटी ठीक से करे। अभिमन्यु बोला, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप तो अपने घर में हैं, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है आपको इतनी डिटेल में कैसे पता? कहीं आप यहीं तो नहीं छुपे बैठे हैं? स्नेहा ने इधर उधर देखते हुए पूछा। नहीं, मैं अपने घर पर हूँ। अभिमन्यु बोला, तो फिर आपको इतना सब कैसे पता? कहीं आपके पास महाभारत के संजय जैसी दिव्य दृष्टि तो नहीं है? स्नेहा आंखें बड़ी करते हुए बोली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभिमन्यु बोला, तो फिर कैसा है? कैमरा? स्नेहा ने पूछा। हाँ, मैंने घर में कैमरे लगवाए हैं ताकि मैं अनवी का ख्याल रख सकूं। अभिमन्यु बोला तो स्नेहा की आंखें बड़ी हो गईं और मुंह खुला का खुला रह गया। जीजू रियली? स्नेहा हैरान होते हुए बोली। जीजू, मैंने आपको कितना शरीफ समझा था और आपको जरा भी शर्म नहीं आई घर में कैमरे लगवाए हुए, वो भी उस घर में जहाँ लड़कियां रह रही हैं। स्नेहा रोनी आवाज में बोली और अपने रूम में कैमरा को ढूंढने लगी। शटअप स्नेहा, मैं क्या कर रहा हूँ मैं जानता हूँ। कैमरा सिर्फ लिविंग एरिया और अनवी के रूम में लगा है, तुम्हारे रूम में नहीं। अभिमन्यु बोला तो स्नेहा ने राहत की सांस ली। तो क्या अनवी लड़की नहीं है? स्नेहा बोली। नहीं, अभिमन्यु बोला तो स्नेहा हैरान हो गई। मेरा मतलब है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि मेरे फ्लैट में 2 लड़कियां रह रही हैं और उनमें से एक लड़की मेरी वाइफ है और उस पर मेरा हक बनता है। अभिमन्यु बोला, हाँ, लेकिन वो अभी आपको जानती नहीं है, तो आपके लिए अनजान है वो। स्नेहा बोली। अनजान मैं हूँ उसके लिए, लेकिन वो मेरे लिए नहीं, और मुझे अपनी लिमिट्स पता है। मैंने कैमरा इसलिए लगवाए हैं ताकि दोबारा अनवी के साथ कुछ गलत ना हो, दोबारा किसी की वजह से उसे चोट ना पहुँचे। अगर घर में कोई घुस आए तो मुझे तुरंत पता चल जाए। अभिमन्यु बोला। हाँ, स्नेहा ने इतना ही कहा। और हाँ, अनवी को मत बताना कि रूम में कैमरा लगा हुआ है, लेकिन उस नर्स को जरूर बता देना ताकि अपने काम के प्रति अलर्ट रहे। अभिमन्यु बोला। ओके, स्नेहा ने कहा और उसने फ़ोन काट दिया। फिर वो अनवी के रूम में आ गई। उसने अनवी को देखा और उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। सच में जीजू अनवी से बहुत प्यार करते हैं, दूर रहकर भी उन्हें अनवी की परवाह है। स्नेहा अनवी को देखते हुए खुद से बोली और फिर मन ही मन मुस्कुरा दी। स्नेहा ने नर्स को देखा तो वो सो रही थी। स्नेहा ने नर्स के कंधे पर हाथ रखकर उसे हिलाया तो उसने अपनी आंखें खोली। अनवी का बीपी चेक करने का समय हो गया है। अभिमन्यु राजपूत तुम्हें देख रहे हैं और उन्होंने कहा है कि अपनी नाइट ड्यूटी अच्छे से करो। स्नेहा नर्स से बोली तो नर्स भी हड़बड़ाते हुए इधर उधर देखने लगी। जी मैम, नर्स बोली और फिर अनवी का बीपी चेक करने में लग गई। नर्स के जगाने के बाद स्नेहा अपने रूम में आ गई। स्नेहा अभी आकर बेड पर लेटी ही थी कि फिर से उसका फ़ोन बज उठा। जीजू, अनवी बिल्कुल ठीक है और आराम से सो रही है। मैंने नर्स को भी अलर्ट कर दिया है। अब आप भी आराम से सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए। रात के 2 बज रहे हैं। स्नेहा जमाई लेते हुए बोली। हाँ, मैंने तो बस गुड नाइट कहने के लिए फ़ोन किया था। अभिमन्यु बोला और उसने फ़ोन कट कर दिया। स्नेहा फ़ोन को देखकर मुस्कुराने लगी। इधर अभिमन्यु अनवी को देखते देखते ही सो गया। अगली सुबह सुबह होते ही डे ड्यूटी वाली नर्स आ गई। स्नेहा ने अनवी के लिए हेल्दी नाश्ता बनाया और उसे लेकर अनवी के पास आ गई। नाश्ता रेडी है, स्नेहा अंदर आते हुए बोली और उसने नाश्ते की ट्रे को अनवी के सामने रख दिया। ई ओ, ये क्या है? अनवी स्नेहा से बोली। नाश्ता है, और क्या है? स्नेहा बोली। ये बॉइल्ड दाल, परहेज, मुझे नहीं खाना ये सब, मुझे तो आलू के पराठे खाने हैं। अनवी बोली। मेरे पास आलू के पराठे नहीं है, और फिर तुझे डॉक्टर ने अनहेल्दी फूड खाने से मना किया है ना। चल अब जल्दी मुंह खोल, मुझे अब मन्नू जीजू से भी मिलना है
और अगर आज मैं टाइम से नहीं पहुंची तो मेरी क्लास ही लेंगे वो। स्नेहा बोली। अब मन्नू जीजू? अनवी सवालिया नजरों से स्नेहा को देखते हुए बोली। अनवी का सवाल सुनकर स्नेहा स्तब्ध रह गई। उसे ख्याल आया कि अभी अभी उसने क्या बोल दिया। जीजू? कौन जीजू? स्नेहा नजर चुराते हुए बोली। तूने अभी अभी अब मन्नू को जीजू क्यों कहा? अनवी स्नेहा से बोली। जीजू? मैं क्यों उसे जीजू कहूंगी? स्नेहा झूठी हंसी हंसते हुए बोली। लेकिन तूने अभी अभी कहा कि अब मन्नू जीजू से मिलना है। अनवी बोली। ओह अच्छा। नहीं तो तूने ही गलत सुन लिया। मैंने तो अब मन्नू जी जी कहा। स्नेहा बात बदलते हुए बोली। हाँ अच्छा। हो सकता है कि मुझे ही सुनने में गलती लगी हो। अनवी बेचारी सोचते हुए बोली। अच्छा चल अब मुंह खोल। दाल से भरा हुआ चम्मच अनवी की ओर बढ़ाते हुए स्नेहा बोली। तो अनवी ने अपना मुंह खोलकर दाल को अपने मुंह में ले लिया। रणबीर को नाश्ता और दवाई देने के बाद स्नेहा ऑफिस के लिए निकल गई। स्नेहा ने अपनी स्कूटी को एसके फैशन हाउस के पार्किंग एरिया में पार्क किया और धीरे धीरे ऑफिस की ओर बढ़ने लगी। हे भगवान, बस वो मंदी बुद्धि चिरकुट मेरे सामने ना आए, और अगर सामने आ भी जाए तो बस मेरे गुस्से को संभाल लेना। स्नेहा ऊपर की ओर देखकर भगवान से प्रार्थना करते हुए बोली। स्नेहा ने एक गहरी सांस ली और अंदर की ओर बढ़ गई। स्नेहा ने अभी ऑफिस के अंदर एंटर किया ही था कि उसका सामना नमन से हो गया। ओ गॉड, वही क्या ना आपने जो ना करने को बोला था। स्नेहा ऊपर की ओर देखते हुए बोली। स्नेहा ने नमन को इग्नोर किया और आगे की ओर बढ़ गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नमन ने स्नेहा को देखा तो बोला। मेरी ज्वाइनिंग है। स्नेहा बोली तो नमन जोर से हंसने लगा। बस 2 दिन में ही तुम्हारे होश ठिकाने आ गए? 2 दिन में ही तुमने अपना फैसला बदल लिया? इस ट्रेन, मुझे लगा था कि तुम अलग टाइप की लड़की हो। तुम्हारे लिए रिश्ते पैसों से बढ़कर हैं, इसलिए तुमने अपनी दोस्त के लिए इतनी अच्छी जॉब को ठोकर मार दी। लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। 2 दिन में तुमने अपनी दोस्त को छोड़ दिया। पैसा अच्छों अच्छों को बदल देता है। तुमने साबित कर दिया कि तुम निहायत ही एक घटिया लड़की हो। नमन बोला। इसने आंखें फाड़कर उसे देखने लगी। स्नेहा ने अपनी नजरें इधर उधर घुमाई तो सारा स्टाफ उन्हें ही घूर रहा था। मुझे लगा था कि तुम्हारी बस सोच ही घटिया है, पर नहीं, तुम तो पूरे के पूरे ही घटिया इंसान हो। अगर कोई मुझसे कहता ना कि अपनी जान और अपनी दोस्त के बीच में से किसी एक को चुन ले, तो भी मैं अपनी दोस्त को ही चुनती। लेकिन अब तो चित भी मेरी और पट भी मेरी। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ अगर जॉब पर वापस आई हूँ तो अपनी दोस्त का साथ छोड़कर आई हूँ? जी नहीं, अपनी दोस्त का साथ मैं मरते दम तक नहीं छोड़ सकती। स्नेहा नमन को घूरते हुए बोली। अच्छा, तो फिर यहाँ किस लिए आई हो? नमन बोला। मेरे कहने पर। स्नेहा कुछ बोलती इससे पहले ही एंट्रेंस पर खड़ा अभिमन्यु बोला तो नमन उस ओर देखने लगा। नमन के साथ साथ बाकी सारा स्टाफ भी अभिमन्यु को हैरानी से देखने लगा। भाई आप यहाँ? नमन बोला तो सारे स्टाफ की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। सारा स्टाफ आपस में फुसफुसाने लगा। गोरा रंग, डार्क ब्राउन आंखें, बालों को जेल लगाकर सेट किया हुआ है। ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में बॉडीगार्ड से घिरा अभिमन्यु बहुत ही डैशिंग लग रहा है। उसने अपना एक हाथ अपनी पॉकेट में डाला हुआ है। उसकी पर्सनालिटी वहां हर किसी को मात दे रही थी। लड़कियां तो अभिमन्यु को देखते ही रह गईं। उनकी नजर अभिमन्यु पर से हट ही नहीं रही थी। लड़कियों के साथ साथ लड़के भी अभिमन्यु को देखते ही रह गए। वाह, ये अभिमन्यु राजपूत है। एक लड़की बोली। हाय कितना हैंडसम है, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही उस पर से। दूसरी लड़की बोली। अरे ये तो अनबी का हस्बैंड है। उस दिन दीपा की शादी में देखा था इसे अनबी के साथ। स्वाति पास ही खड़ी लड़की से बोली। अरे नहीं, मुझे तो उसका चेहरा ढंग से याद भी नहीं है। कहाँ अनबी और कहाँ राजपूत फैमिली। अगर ये अनबी का हस्बैंड होता तो नमन सर उसे भाई क्यों कहते? ये नमन राजपूत के बड़े भाई हैं, अभिमन्यु राजपूत। और वैसे भी तुझे लगता है कि अभिमन्यु राजपूत एक ऑफिस में काम करने वाली मासूम सी लड़की से शादी करेगा? वो लड़की बोली तो स्वाति उसकी तरफ देखने लगी। हाँ, वो तो किसी बड़े बिजनेसमैन की बेटी को ही चुनता। दूसरी लड़की स्वाति से बोली। तो उलझन में फंसी स्वाति अभिमन्यु को शकी नजरों से देखने लगी। भाई आपने इसे क्यों बुलाया यहाँ? ये अपनी मर्जी से जॉब छोड़कर गई थी। नमन अभिमन्यु से बोला। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले मुझे कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। अभिमन्यु बोला। इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट? लेकिन क्या? नमन ने पूछा। हाँ, अभी पता चल जाएगा।
स्नेहा इधर आओ, अभिमन्यु ने नमन से कहा और फिर स्नेहा को अपने पास बुलाया। एक्सक्यूज मी। स्नेहा ने पास खड़े नमन को घूर कर देखा और बड़े एटीट्यूड से अभिमन्यु की साइड में आकर खड़ी हो गई। हेलो एवरीवन, मैं अभिमन्यु राजपूत स्नेहा को इस कंपनी का मैनेजर नियुक्त करता हूँ। अभिमन्यु बोला तो नमन आंखें बड़ी करके उसे देखने लगा। नमन के साथ साथ स्टाफ के सारे मेंबर्स भी स्नेहा की तरफ हैरानी से देखने लगे। जीजू, लेकिन मैं कैसे? स्नेहा अभिमन्यु की तरफ देखते हुए बोली। क्यों, तुम क्यों नहीं? तुम इस पोस्ट के लिए पूरी तरह से काबिल हो। तुम्हारी काबिलियत देखकर ही मैंने तुम्हें इस पोस्ट के लिए चुना है। वैसे भी जतिन के जाने के बाद हमें एक मैनेजर की जरूरत थी और इस पोस्ट के लिए तुमसे ज्यादा काबिल मुझे यहाँ कोई नहीं दिखा। अभिमन्यु बोला तो स्नेहा मुस्कुरा दी। थैंक यू जीजू, आई मीन सर। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अपने काम से कभी आपको निराश नहीं करूंगी। स्नेहा बोली तो अभिमन्यु मुस्कुरा दिया। भाई अगर हो गया हो तो चलें, मुझे आपसे बात करनी है। स्नेहा को घूरते हुए नमन अभिमन्यु से बोला। हाँ, अभिमन्यु ने इतना ही कहा और नमन के केबिन की तरफ बढ़ गया। स्नेहा को घूरते हुए नमन भी अभिमन्यु के पीछे पीछे अपने केबिन की तरफ चल पड़ा। नमन के जाने के बाद स्नेहा भी अपने नए केबिन की तरफ बढ़ गई। वाह, क्या किस्मत पाई है इसने। एक भाई ने जॉब से निकाल दिया तो दूसरे ने उसे मैनेजर बना दिया। एक लड़की ने स्नेहा को जाते हुए देखा तो उसे ऊपर से लेकर नीचे तक घूरते हुए दूसरी लड़की से बोली। हाँ सच में, काश ऐसे बॉस को इम्प्रेस करने वाले जलवे हमें भी आते होते। दूसरी लड़की बोली। इसे जलवे नहीं, काबिलियत कहते हैं और इस पोस्ट के लिए स्नेहा पूरी तरह से काबिल है। स्वाति उन दोनों लड़कियों को घूरते हुए बोली और फिर स्नेहा के पास उसके केबिन में आ गई। हाय, कांग्रेचुलेशंस यार। स्वाति स्नेहा के गले से झूल गई। थैंक्स, स्नेहा मुस्कुराते हुए बोली। एक बात पूछूं? स्वाति स्नेहा से बोली। हाँ हाँ बोलो, स्नेहा अपने टेबल को सेट करते हुए बोली। तुम अभिमन्यु राजपूत को जीजू क्यों बोल रही थी? स्वाति ने स्नेहा से पूछा तो टेबल सेट करते हुए स्नेहा एकदम से रुक गई। क्योंकि वो मेरे जीजू हैं, स्नेहा बोली। जीजू हैं, लेकिन कैसे? स्वाति ने फिर से सवाल पूछा। जीजू कैसे होते हैं? बहन या दोस्त के पति को ही तो जीजू बोलते हैं ना, स्नेहा ने स्वाति से कहा। वो अनबी के हस्बैंड है ना? स्वाति बोली तो स्नेहा उसकी ओर देखने लगी। हाँ, स्नेहा बोली। हाँ, मैंने सही पहचाना, ये वही अभिमन्यु है। मतलब अनबी ने अभिमन्यु राजपूत से शादी की है। हैरान सी स्वाति चेयर पर बैठते हुए बोली। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ किसी को अनबी के हस्बैंड का चेहरा याद है। अभिमन्यु राजपूत ही अनबी का हस्बैंड है, ये बात किसी से मत कहना, स्नेहा स्वाति से बोली। लेकिन क्यों यार, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? स्वाति बोली। बात है, स्नेहा बोली और उसने स्वाति को अनबी के बारे में सब बता दिया। ओह माय गॉड, तो क्या अब अनबी मुझे भी नहीं पहचानेगी? स्वाति मायूस होते हुए बोली। नहीं, स्नेहा बोली। होप सो कि अभिमन्यु राजपूत और अनबी हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएं। स्वाति बोली। ऐसा ही होगा, स्नेहा बोली तो स्वाति मुस्कुरा दी। अब मैं चलती हूँ मैनेजर मैम। कुछ देर स्नेहा के पास रुकने के बाद स्वाति उससे बोली तो स्नेहा मुस्कुरा दी। ये मैनेजर मैम क्या है? स्नेहा बोली। अब तुम हमारी मैनेजर हो तो हमारी मैम हुई ना? स्वाति बोली। मैं चाहे जिस मर्जी पोस्ट पर रहूं, तुम्हारे लिए तुम्हारी फ्रेंड स्नेहा ही रहूंगी, समझी? स्नेहा स्वाति से बोली तो वो मुस्कुरा दी। फिर स्वाति अपने टेबल की ओर बढ़ गई। अमन का केबिन। भाई आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपने उस स्नेहा को बिना सोचे समझे मैनेजर की पोस्ट दे दी। नमन अभिमन्यु से बोला। मैंने कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं किया। मैंने स्नेहा को मैनेजर की पोस्ट इसलिए दी क्योंकि वो पूरी तरह से इस पोस्ट के काबिल है। अभिमन्यु बोला। लेकिन भाई, वो ये जॉब खुद छोड़कर गई थी। नमन बोला। रियली? वो ये जॉब खुद छोड़कर गई थी या तुमने उसे मजबूर किया था यह जॉब छोड़ने के लिए? अभिमन्यु थोड़ा गुस्से में बोला तो नमन उसकी ओर हैरानी से देखने लगा। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।